अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कीपैड इंटरफेसिंग विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर और उसकी प्रोटीएस पर सिमुलेशन को स्टडी करेंगे। जो कीपैड हमने स्टडी करना है और उसकी इंटरफेसिंग वो 4x4 का कीपैड है। 4x4 के कीपैड का मीनिंग ये है कि उसके अंदर 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उस कीपैड के ऊपर 16 बटन्स या स्विचेस अवेलेबल हैं जिनके ऊपर डिफरेंट नंबर्स हैं। तो कीपैड का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसके अंदर 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं और ये आपस में इस तरह हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हर रो और हर कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये पॉइंट्स कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन किसी भी पॉइंट पे आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस कॉलम और इस रो के दरमियान में एक स्विच कनेक्टेड है। इस तरह बाकी भी जहाँ जहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड है। तो बेसिकली जब ये स्विच प्रेस होता है तो इसके प्रेस होने से क्या होता है कि ये लाइन, ये जो कॉलम है और रो है, ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस 3 को प्रेस करें तो ये वाली वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपस में। इस तरह अगर इस 2 को प्रेस करें तो ये कॉलम और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर हम 9 को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो D1, अगर मैं कॉलम का नाम D1 कहूँ तो D1 कॉलम और जो D2 रो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन के जब कोई भी स्विच प्रेस नहीं होगा तो ये सारे के सारे जो स्विच हैं वो ओपन कंडीशन में होंगे, और जब तक सारे के सारे स्विच ओपन कंडीशन में है तब तक अगर आप मॉनिटर करेंगे रोज़ के एंड पॉइंट्स और कॉलम्स के एंड पॉइंट्स तो उनके ऊपर 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई भी स्विच कनेक्टेड नहीं है, सारे स्विचेस ओपन है, तो यहाँ के क्योंकि इस कॉलम के ऊपर 5 वोल्ट है तो ये सारा 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। इधर यहाँ पे भी 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ये 5 वोल्ट है तो सारा का सारा यहाँ पे आ गया, और ये वाला 5 वोल्ट है ये भी इधर आ गया। इसी तरह अगर हम, क्योंकि ये रोज़ हैं ये भी 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जब भी कोई स्विच प्रेस नहीं है, चाहे आप रोज़ को मॉनिटर कर लें उस टाइम पे या कॉलम्स को मॉनिटर करें, तो सारे कॉलम्स आपको 5 वोल्ट का सिग्नल दे रहे होंगे और सारी रोज़ आपको 5 वोल्ट का सिग्नल दे रही होंगी। तो जब सारे स्विचेस ओपन होंगे तो रोज़ और कॉलम्स आपको 5 वोल्ट का सिग्नल दे रही होंगी। तो लॉजिक फॉर्म में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई भी स्विच प्रेस्ड नहीं है या कीबोर्ड के ऊपर जब कोई भी स्विच हमने प्रेस नहीं किया हुआ, तो उस टाइम पे चाहे आप रोज़ को स्कैन कर लें या कॉलम्स को स्कैन कर लें तो उनके टर्मिनल्स पे आपको 5 वोल्ट या लॉजिक 1 का सिग्नल मिलेगा। अब होता क्या है कि अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 पिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये 4 पिन्स कॉलम के लिए हैं या 4 टर्मिनल्स कॉलम के हैं और 4 टर्मिनल्स हमारे पास रोज़ के हैं। अब ये 4 टर्मिनल्स रोज़ के और ये 4 टर्मिनल्स कॉलम्स के, ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर की किसी पोर्ट के साथ अटैच होंगे। तो बेसिकली 8 पिन्स माइक्रो कंट्रोलर की जब हम कीपैड इंटरफेसिंग करेंगे तो 8 पिन्स माइक्रो कंट्रोलर की ये कीपैड यूज़ करेगा। 4 पिन्स कॉलम के लिए और 4 पिन्स रोज़ के लिए। अब हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि या माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन कीपैड के ऊपर से प्रेस हुआ है? तो उसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि माइक्रो कंट्रोलर या हम इस तरह इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम एक रो को, किसी एक रो को ज़ीरो कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस D0 रो को हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया तो ये अब पॉइंट ग्राउंडेड है। अगर मैं इसको, इस कीपैड का स्ट्रक्चर इसको कॉपी कर लूँ
तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसका पेंट में लेकर गया। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जब कोई भी स्विच यहाँ पे प्रेस्ड नहीं किया हुआ तो उस टाइम पे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, लॉजिक 1, ये 5 वोल्ट, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो सारी की सारी रोज़ भी 1 में है क्योंकि ये VCC के साथ कनेक्टेड है, और जो सारे के सारे कॉलम्स हैं वो भी हमें 1 की रीडिंग दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर माइक्रो कंट्रोलर के साथ ये पिन्स कनेक्टेड हैं, तो जब कोई सा भी स्विच कनेक्टेड नहीं होगा या प्रेस्ड नहीं होगा तो माइक्रो कंट्रोलर जब रोज़ को रीड कर रहा होगा या कॉलम्स को रीड कर रहा होगा तो सारी रोज़ पे भी 1 आ रहा होगा और सारी कॉलम्स पे भी 1 आ रहा होगा। अब माइक्रो कंट्रोलर कैसे डिटेक्ट करता है कि कौन सा बटन या कौन सा स्विच प्रेस किया गया है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम किसी एक फॉर एग्जाम्पल D0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम ये जो 1 है माइक्रो कंट्रोलर, इस 1 को किसी स्टार्टिंग फ्रॉम द D0 रो या फर्स्ट रो, माइक्रो कंट्रोलर इस रो के ऊपर खुद से 0 अप्लाई करता है। अब माइक्रो कंट्रोलर ने जब एक रो को 0 कर दिया तो अब उस टाइम पे क्या होगा कि अगर ये हमने 0 कर दिया तो अब अगर कोई स्विच प्रेस होगा, फॉर एग्जांपल अब ये स्विच 3 प्रेस होता है तो उस टाइम पे ये जो रो है ये 0 पे है, और ये 0 जब ये स्विच प्रेस होगा तो ये वाली रो D0 रो इस D3 कॉलम के साथ शॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट यहाँ पे आया है तो ये वाली D0 भी ग्राउंड पे है, जिससे ये D3 कॉलम भी ग्राउंड पे हो जाएगा। तो 3 के प्रेस होने से ये वाला जो 0 है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा इस D3 पे। तो ये अब ये D3 जो पहले 1 था अब वो 0 हो गया बाई प्रेसिंग D3। अब इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि कंट्रोलर ने D0 रो को 0 अप्लाई किया खुद से और उसने सारे के सारे कॉलम्स को चेक किया, अगर स्विच 1 प्रेस होता है, D0 को या रो 0 को हमने 0 अप्लाई किया हुआ है और स्विच 1 यूज़र प्रेस करता है तो उससे क्या होगा कि ये जो एयर साइड हो 0 पे है, लॉजिक 0 पर, ये 0 यहाँ पे जाएगा, अगर 1 प्रेस होता है तो इस कॉलम D1 के ऊपर आ जाएगा तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो कंट्रोलर बेसिकली उसकी कंट्रोलर की लॉजिक ये होती है कि कंट्रोलर एक रो पर 0 अप्लाई करता है और 0 अप्लाई करने के बाद सारे के जो हमारे 4 कॉलम्स हैं उनको चेक करता है और चेक करता है कि कौन सा जो कॉलम है वो हमें 0 प्रोवाइड कर रहा है। जिस कॉलम के ऊपर 0 आ रहा होगा इट मीन उस कॉलम के ऊपर जो स्विच मौजूद है वो प्रेस्ड किया गया है। अगर सारे के सारे कॉलम्स 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स कोई भी स्विच प्रेस नहीं किया गया। तो कंट्रोलर की बेसिकली लॉजिक ये होती है कि रो 0 पे पहले 0 अप्लाई करो, सारे कॉलम्स को स्कैन करो। अगर कोई कॉलम आपको 1 दे रहा है, अगर कोई कॉलम आपको 0 दे रहा है तो इट मीन्स उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग और उस रो के करस्पॉन्डिंग स्विच प्रेस हो गया। अगर सारे के सारे कॉलम्स 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स उन चारों कॉलम्स में कोई भी स्विच प्रेस नहीं किया गया। अब उसके बाद वो क्या करता है, पहले उसने D0 को 0 किया हुआ था, अब वो D0 को 1 कर देगा और ये वाला 0 यहाँ पे लेके आएगा रो 1 के ऊपर, रो 1 को 0 करेगा या D1 को 0 करेगा, दोबारा चारों कॉलम स्कैन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये D1 पे अब 0 आ रहा है और इधर से 6 प्रेस हो जाता है तो उस टाइम पे ये D2 भी 0 हो जाएगा। तो D1 और D2 के जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है 6, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा 6 प्रेस हो गया। तो अगर ये सारे रो भी वो कॉलम्स को स्कैन करता है और अगर सारे कॉलम्स 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स इसमें भी कोई नंबर प्रेस नहीं हुआ। तो अब D1 को 0 करने के बाद वो सारे कॉलम्स को स्कैन करेगा। अब यही स्टेप्स वो रिपीट करेगा D2 और D3 रोज़ के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो D1 को दोबारा 1 कर देगा और D2 को 0 कर देगा। D2 को कंट्रोलर 0 करेगा, 0 करने के बाद चारों कॉलम्स को स्कैन करेगा। अगर तो चारे कॉलम्स हमें 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स D2 रो के अंदर भी कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा, और अगर
यहाँ पर कोई ज़ीरो आ जाता है तो इट मीन्स D2 रो के अंदर उस करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई नंबर प्रेस हुआ है। और फिर इस तरह D2 को स्कैन करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 कर देगा और यहाँ पे दोबारा ज़ीरो करेगा। ज़ीरो करने के बाद वो दोबारा चारों कॉलम को स्कैन करेगा, और अगर सारे कॉलम्स 1 है तो इट मीन्स कोई भी नंबर D3 रो में प्रेस नहीं हुआ। अगर कोई ज़ीरो आ जाता तो इट मीन्स वहाँ पे कोई नंबर प्रेस हुआ है। तो कंट्रोलर की बेसिकली लॉजिक ये होती है कीपैड के जो नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए कंट्रोलर के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास रो है डी, जो कीपैड की रो है, हर रो के ऊपर हम खुद से मैनुअली ज़ीरो अप्लाई करेंगे। हर रो के ऊपर ज़ीरो अप्लाई करेंगे और कॉलम्स को स्कैन करेंगे। अगर कॉलम्स को स्कैन करने के बाद सारे कॉलम्स का आंसर 1 आ रहा है तो इट मीन्स उस रो के अंदर कोई भी नंबर या बटन प्रेस नहीं हुआ। फिर हम नेक्स्ट रो के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट रो में भी हम उस रो को ज़ीरो करेंगे, सारे कॉलम्स को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे क्या उस रो के अंदर कोई नंबर या बटन प्रेस हुआ है या नहीं। अगर उसके अंदर भी सारे 1 आ रहे हैं तो इट मीन्स उसके अंदर कोई नंबर या बटन प्रेस नहीं हुआ। दोबारा यही काम हम रो 2 के D2 के अंदर करेंगे, D3 के अंदर करेंगे, और इसी को एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ये बार बार स्कैनिंग होती रहेगी। तो लॉजिक सिंपल सी है कि नंबर कीपैड के ऊपर कैसे डिटेक्ट होता है कि आप एक रो को ज़ीरो करें और कॉलम्स को स्कैन करें। अगर सारे कॉलम्स 1 देते हैं तो उस रो के अंदर कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ। अगर कोई कॉलम आपको ज़ीरो दे रहा है तो इट मीन्स उस रो के अंदर वो पर्टिकुलर कॉलम या बटन प्रेस हो गया। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से फॉर एग्जांपल अगर ये D0 0 है और ये D2 0 है तो D0 0 अगर ये 0 आता है और ये D2 0 आता है तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइंड कर सकते हैं कि 2 प्रेस किया गया होगा। तो इस लॉजिक को ही हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया गया है। To detect a pressed key, microcontroller grounds all the rows by providing 0 to the output latch and then it reads the column. तो बेसिकली जो माइक्रोकंट्रोलर है वो किस तरह डिटेक्ट करता है कि कोई बटन प्रेस हुआ है या नहीं प्रेस हुआ, तो वो जो कीपैड के ऊपर पिन रोज़ है उनको ग्राउंड करता है और कॉलम्स को स्कैन करता है। इफ़ वन ऑफ द कॉलम बिट एज ज़ीरो, अगर कोई सा भी कॉलम ज़ीरो हमें लॉजिक देता है तो इट मीन्स उस कॉलम के अंदर जो उस कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो के अंदर जो बटन है वो प्रेस हो गया है। और ये काम सारी रोज़ के साथ होता है। पहले फर्स्ट रो स्कैन होती है, फिर सेकंड रो स्कैन होती है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर दोबारा फर्स्ट। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक कीपैड है, इसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर अज्यूम करें कि रो के ऊपर हमारे पास ये सिग्नल आ रहा है 1 1 0 और कॉलम्स के ऊपर हमारे पास 1 0 1 1 सिग्नल आ रहा है, तो आप बताएं कौन सी की प्रेस हुई होगी। तो ये D0 है, ये D1 है, D2 है, D3। तो D0 में 0 आ रहा है तो इट मीन्स D0 कंट्रोलर ने ग्राउंड की हुई है। D3 ये D3 है, ये D2, तो ये D2 पे 0 आ रहा है। तो D0 यहाँ पे ये और D2 ये, तो इट मीन्स कि 2 प्रेस हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में D1 0 है रो का, ये वाला, ये रो ग्राउंडेड है और कॉलम का D3 0 है। तो D1 और D3 के इंटरसेक्शन पे 7 आ रहा है, तो इट मीन्स 7 प्रेस किया गया होगा। तो अब इन सिंपल वर्ड्स कि कीपैड के ऊपर कौन सा बटन प्रेस हुआ है हम कैसे फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे कि कौन सी रो ज़ीरो है और कौन सा कॉलम ज़ीरो है। तो जो रो ज़ीरो है, जो कॉलम ज़ीरो है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्विच होगा या बटन होगा वो प्रेस किया गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने आगे स्लाइड्स के अंदर एक कोड गिवन है, ये उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने अलग से ये कोड लिखा हुआ है, तो मैं उससे ही कोड की वर्किंग को एक्सप्लेन करता हूँ।
तो ये कोड है, इस कोड के अंदर हमने एलसीडी और कीपैड इंटरफेसिंग दोनों को किया हुआ है, और एलसीडी इंटरफेसिंग का जो कोड है या उसकी वर्किंग, वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये इस कोड की अगर हम वर्किंग देखें तो स्टार्ट में ए कॉल एलसीडी इंटरफेसिंग, तो एलसीडी इंटरफेसिंग का कोड कॉल होगा और कुछ वेलकम में कुछ मैसेज एक डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एलसीडी इंटरफेसिंग का कोड कॉल करने के बाद हम कॉल कर रहे हैं ए कॉल कीपैड इंटरफेसिंग। तो कीपैड इंटरफेसिंग का कोड वो जो हम अभी उसको जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये प्रोटीएस का सर्किट है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने कोड किया हुआ है। तो ये एलसीडी का इंटरफेसिंग वाला लास्ट लेक्चर का कोड हम वो यूज़ करेंगे, और पोर्ट P1 के ऊपर हमने कीपैड इंटरफेस किया हुआ है, और इस कीपैड की जो रोज़ हैं ये ABCD, ये कनेक्टेड हैं P1.4, P1.5, P1.6 और P1.7 पे, और जैसे कॉलम्स हैं वो P1.0 से P1.3 के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं कि जो रो 1 है, रो और कॉलम पोर्ट P1 को नाम असाइन किया हुआ है रो कॉलम के साथ। P1.0 पे C0 कनेक्टेड है कीपैड का, कॉलम 1 कॉलम 0, P1.1 पे कॉलम 1 एंड सो ऑन। तो P1.0 से P1.3 तक C0 से C3 जो कि कीपैड के कॉलम्स हैं वो कनेक्टेड हैं। P1.4 से P1.7 तक जो कीपैड की रोज़ हैं वो कनेक्टेड हैं। ये साथ साथ कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। तो अब हम इनिशियली जो है कीपैड मूव रो कॉलम #0fh मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रोज़ हैं P1.4 से P1.7 उन सब पे 0 जा रहा है, और जो P1.0 से P1.3 उन सब पे 1 जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तो रोज़ पे इनिशली 0 जा रहा है और कॉलम्स पे इनिशली 1 जा रहा है। इट मीन्स कि जो कॉलम्स वाली पिन्स हैं वो एज एन इनपुट के तौर पे एक्ट कर रही हैं, और जो रोज़ वाली पिन्स हैं वो एज एन आउटपुट के तौर पे एक्ट कर रही हैं। रोज़ को हम इसलिए इस वजह से आउटपुट बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमने खुद से एक एक रो को 0 अप्लाई करना है। तो 0 हम उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं वो जब कन्फिगर्ड होंगी वो पिन्स एज एन आउटपुट पिन्स, और कॉलम्स को हमने मॉनिटर करना है। तो कॉलम्स बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट्स देंगे, तो इस वजह से हमने कॉलम्स वाली पिन को आउटपुट बना दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कॉलम्स इनपुट के तौर पर कन्फिगर हो गए और रोज़ आउटपुट के साथ कन्फिगर होगी। अब इनिशली जब फर्स्ट टाइम ये माइक्रो कंट्रोलर का ये प्रोग्राम लोड होगा तो ये प्रोग्राम ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनिशली सारी की सारी रोज़ या कोई भी बटन प्रेस नहीं किया गया। जब कोई भी बटन प्रेस नहीं किया गया होगा तो कॉलम्स सारे के सारे उस टाइम पे 1 होंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मूव ए रो कॉलम। तो जो रो कॉलम पोर्ट P1 है जहाँ पे रोज और कॉलम दोनों कनेक्टेड हैं, वहाँ से डाटा हमारे पास ए के अंदर आ रहा है। अगर वहाँ से कोई भी बटन प्रेस नहीं किया गया तो सारे के सारे कॉलम्स 1 होंगे। रोज़ को तो हमने सारी रोज़ को 0 कर दिया, और सारे इनिशली जब प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन होगा या लोड होगा तो इनिशली हमारे सारे के सारे जो कीपैड के ऊपर बटन्स हैं वो ओपन होने चाहिए। जब वो ओपन होंगे तो सारे के सारे कॉलम्स 1 होंगे। तो आगे हम चेक कर रहे हैं CJNA, आपको पता है कंपेयर जंप इफ़ नॉट इक्वल। तो ए का कंपैरिजन कर रहे हैं 0 0 टेट्रा 0 टेट्रा 1 के साथ। ये ज़ीरोज़ तो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट में 0 कर दिया, और कॉलम्स इनपुट है। तो अगर कॉलम ये 0, ये बेसिकली 0F ही है। अगर ए 0F के इक्वल आ जाता है तो कीज़ ओपन। अगर ए इसके इक्वल नहीं आता इट मीन्स कि अगर इसके इक्वल नहीं आता तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 1 0 हो जाता है, तो तब ये ए इसके इक्वल नहीं आएगा। अगर ए की वैल्यू टेट्रा 0 टेट्रा 1 के इक्वल नहीं है
तो इट मीन्स कोई ना कोई कॉलम प्रेस हो गया। तो कोई ना कोई कॉलम प्रेस हो गया है तो ये प्रोग्राम दोबारा इधर ही मूव करता रहेगा। मूव कर दे अगर ए की वैल्यू टेट्रा ज़ीरो टेट्रा वन के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कोई कॉलम के ऊपर कोई कॉलम प्रेस्ड है या उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग बटन प्रेस्ड है, तो ये प्रोग्राम यहाँ से दोबारा कीज़ ओपन पे जंप कर जाएगा और ये इसी लूप के अंदर रहेगा जब तक इनिशियली हमारे सारे के सारे बटन्स कीपैड के ऊपर प्रेस्ड नहीं है। तो नॉर्मली होता भी ऐसे ही है कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को लोड करते हैं तो उसी टाइम पे तो आप कीपैड के ऊपर कोई बटन प्रेस नहीं करते। प्रोग्राम को लोड करने के बाद जब लोड हो जाता है, कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले में आता है, तब आप अपना इनपुट वगैरह उसको देना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को चेक कर रहा है कि इनिशियली या मेक श्योर कर रहा है कि इनिशियली सारे के सारे बटन्स वो ओपन होने चाहिए। तो जब तक ये बटन्स ओपन नहीं होंगे इनिशियली ये प्रोग्राम यहीं पे रहेगा और जैसे ही जो ए की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो फिर ये प्रोग्राम नीचे की तरफ एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब तक ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी तो यहाँ की ओपन इसी लूप के अंदर रहेगा और जैसे ही ए की वैल्यू टेट्रा ज़ीरो टेट्रा वन के इक्वल हो जाएगी, इट मीन्स अब सारे बटन रिलीज़ हैं, कोई सारे ओपन फॉर्म में हैं, तो अब प्रोग्राम आगे अपनी नॉर्मल कंडीशन में चेक करेगा। तो ये स्टार्ट में हमने ए कॉल डिले, कुछ डिले कॉल किया, ए रो कॉलम, रो कॉलम पोर्ट से जो डाटा है वो ए रजिस्टर के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट के पी से ऑनवर्ड आप अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे सारे के सारे जो इनिशियल जो कीपैड के ऊपर बटन्स थे वो सारे के सारे ओपन हैं। अब हम ए रो कॉलम से जो डाटा है इस पोर्ट से जहाँ पे कीपैड कनेक्टेड है वो ए रजिस्टर के अंदर लेके आ रहे हैं और ए रजिस्टर के अंदर लेके आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारी की सारी रोज़ को ज़ीरो कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो P1.4 से P1.7 तक वो रोज़ हैं और P1.0 से P1.3 हमारे कॉलम्स हैं। तो जो रो कॉलम को हम स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद उस पोर्ट से डाटा ए के अंदर लेके आ रहे हैं और उसको एंड करवा रहे हैं 0F के साथ। इसके साथ टेट्रा ज़ीरो या टेट्रा वन के साथ एंड करवाने से क्या होता है कि जो रोज़ वाली हैं वो हमेशा ज़ीरो रहेंगी और जो कॉलम्स हैं जो भी उनका स्टेटस होगा, क्योंकि सारे कॉलम्स वन के साथ एंड हो रहे हैं तो वन के साथ एंड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लाइन बेसिकली ANL A0F ये क्या कर रही है, ये मेक श्योर कर रही है कि जो सारी रोज़ हैं वो ज़ीरो उनके ऊपर अप्लाई हुआ है और जो सारे कॉलम्स हैं वो जो भी उनका स्टेटस है जब वन के साथ एंड करेंगे, जब ज़ीरो के साथ एंड करेंगे तो रोज़ के ऊपर वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे और जब वन के साथ एंड करेंगे तो जो भी अगर रोज़ कॉलम्स के ऊपर वन आ रहा है तो वन रहेगा, ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो रहेगा। तो कॉलम्स का जो भी स्टेटस होगा, स्टेटस बेस्ड ऑन प्रेस्ड स्विचेस, तो कॉलम्स का ये बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है ये चेंज नहीं करेगी, सिर्फ रोज़ को मेक श्योर कर रही है कि वो ज़ीरो ही रहें। अब अगर कोई सा भी कॉलम, रोज़ तो पहले ही ज़ीरो है, अगर कोई कॉलम प्रेस होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ज़ीरो आएगा। जब ज़ीरो आएगा तो हम दोबारा यहाँ पे चेक कर रहे हैं CJNE, अगर ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ज़ीरो टेट्रा ज़ीरो टेट्रा वन के इक्वल अगर ए की वैल्यू नहीं है कि इस ए के अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर वो टेट्रा ज़ीरो टेट्रा वन के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कॉलम के अंदर कोई कॉलम ज़ीरो है और कोई कॉलम ज़ीरो होने का मतलब यह है कि कोई बटन प्रेस हुआ है। तो बेसिकली इस कोड के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं इन जनरल कि क्या कोई बटन हमारे पास प्रेस हुआ है या नहीं। अगर बटन प्रेस हुआ है तो ये जो कॉलम्स के ऊपर टेट्रा वन आ रहा है, चारों कॉलम्स के ऊपर वन आ रहा है, कोई एक कॉलम ज़ीरो हो गया होगा या दो ज़ीरो, अगर दो बटन इकट्ठे प्रेस हो गए तो दो ज़ीरो या तीन ज़ीरो, तो एटलीस्ट वन ज़ीरो इनके ऊपर लाजमी है अगर कोई बटन प्रेस हुआ है तो इस कोड में जस्ट हम ये चेक करें क्या कोई बटन प्रेस हुआ है या नहीं। अगर प्रेस हो गया तो फिर हम उसको आगे चेक करेंगे कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है।
तो अभी तक हमने यहाँ पे ये देखा है कि ए की वैल्यू अगर टेट्रा 0 टेट्रा 1 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कोई बटन प्रेस हो गया, और अगर वैल्यू इसके इक्वल है तो इट मीन्स कोई बटन प्रेस अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो इट मीन्स बटन प्रेस हो गया है। तो हम आगे जंप कर रहे हैं, वेट 20 मिली सेकेंड एंड चेक अगेन। तो हमने एक लेबल बनाया हुआ है कि आप वो इवन के बटन प्रेस डिटेक्ट भी हो गया, आप 20 मिली सेकेंड का डिले दें और डिले देने के बाद दोबारा चेक करें कि क्या वो जो बटन प्रेस हुआ था वो ड्यू टू सम नॉइस या वो गलती से तो नहीं प्रेस हो गया था। तो 20 मिली सेकेंड का डिले देने के बाद हम दोबारा उसी स्कैन करेंगे। अगर अभी भी बटन प्रेस्ड है तो इट मीन्स कि अब वो वाकई किसी ने कोई इनपुट उस पर स्विच पे अप्लाई की है या कीपैड पे इनपुट अप्लाई की है। और अगर 20 मिली विद इन द 20 मिली सेकेंड वो बटन जो पहले प्रेस हुआ था अगर वो दोबारा रिलीज़ हो जाता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो ड्यू टू सम नॉइस प्रेसिंग हो गई थी, तो इस वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि किसी ने उसको इनपुट दी थी। तो अगर ए की वैल्यू टेट्रा 0 टेट्रा 1 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स बटन प्रेस हुआ है, और बटन प्रेस हुआ है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे वेट 20 मिली सेकेंड एंड चेक अगेन। और अगर ए की वैल्यू इसके इक्वल है तो इट मीन्स अभी तक कोई बटन प्रेस नहीं हुआ, और बटन प्रेस नहीं हुआ तो हम दोबारा इसी लेबल के ऊपर रहेंगे। तो इस लेबल के ऊपर एस जम स्टार्ट के पी, इसके ऊपर हम तब तक रहेंगे जब तक हमारा कोई बटन प्रेस नहीं हुआ। जैसे ही कोई बटन प्रेस होगा तो हम वेट 20 मिली सेकेंड और चेक अगेन लेबल पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक और डिले, ये डिले का फंक्शन 20 मिली सेकेंड का डिले दे रहे हैं, हम कर रहे हैं डिले दे रहे हैं, दोबारा रो कॉलम की वैल्यू ए के अंदर लेके आ रहे हैं, दोबारा उसको एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो ANL के साथ इसके साथ हम बार बार एंड करेंगे, इसका ये फंक्शन है। इसका ये फंक्शन है कि मेक श्योर कि रोज़ हमारी सारी ज़ीरोज़ हैं और कॉलम्स को हमने चेंज नहीं किया। कॉलम्स का वही स्टेटस है जो कि बेस्ड ऑन स्विच प्रेस हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको कॉपी भी करना चाहें कमेंट को तो ये वही है। दोबारा हम चेक कर रहे हैं CGNE अगर ए की वैल्यू टेट्रा 0 टेट्रा आफ्टर वेटिंग 20 मिली सेकेंड, हम दोबारा चेक कर रहे हैं कि जो ए है, ए की रजिस्टर की वैल्यू अगर वो 0F के इक्वल आ गई है तो इट मीन्स अगर 0F के इक्वल है तो इट मीन्स कि वो बटन गलती से प्रेस हुआ था। अब दोबारा सारे कॉलम्स दोबारा में 1 दे रहे हैं तो हम दोबारा इस लेबल के ऊपर चले जाएंगे, एस जम कर देंगे स्टार्ट KP के ऊपर। अगर ए की वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो ये एस जम की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और हम यहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा से ये काम होगा। और अगर ए की वैल्यू अब भी कॉलम्स के ऊपर ये 4 1 के अलावा एक कॉलम भी 0 हो गया है तो इट मीन्स अब कोई स्विच प्रेस हुआ है। अब स्विच प्रेस हुआ है तो अब हम फाइंड करेंगे कि वो स्विच कौन से रोज़ में और कौन से कॉलम के अंदर वो प्रेस हुआ है। तो इनिशियली तो हमारी चारों रोज़ वो 0 है। यहाँ तक इस लेवल तक हमने जस्ट ये हमें पता चला है कि कोई स्विच प्रेस हुआ है। अगर हम इस वेट 20 मिली सेकेंड वाले लेबल से जंप करते हैं फाइंड रो के लेबल के अंदर तो इट मीन अभी तक हमने जस्ट ये डिटेक्ट किया है कि कीपैड के ऊपर कोई स्विच प्रेस हुआ है। वो कैसे हमें पता चला कि स्विच प्रेस हुआ है कि चारों कॉलम में से कोई एक कॉलम 0 हुआ है। तो अब हम जब स्विच प्रेस होने पहली दफ़ा हमने स्विच प्रेस किया, डिटेक्ट किया कि स्विच प्रेस हुआ है, फिर हमने 20 मिली सेकेंड का गैप दिया, फिर चेक किया अभी भी क्या स्विच प्रेस्ड है। अगर फिर भी प्रेस्ड है तो फिर हम फाइंड कर रहे हैं कि अब वो कौन सी रो है जिसमें वो स्विच प्रेस किया गया और कौन सा कॉलम है। तो अगर आफ्टर वेट टाइम ऑफ 20 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड गुजर जाने के बाद भी वो स्विच अभी भी प्रेस्ड है तो अब हम फाइंड रो के ऊपर जा रहे हैं कि अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो कौन सी रो है जिसके ऊपर वो हम स्विच प्रेस किया गया। तो उसकी लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम बेसिकली किसी एक रो को 0 करेंगे और कॉलम्स को मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ANL रो कॉलम के अंदर जो पोर्ट P1 है उसका सारे के सारा जो
रोज़ और कॉलम्स कनेक्टेड हैं उसका स्टेटस रो कॉलम के अंदर है। उसको हम एंड कर रहे हैं 110 के साथ। अब ये देखें, ये जो 110 है ये रोज़ को एंड कर रहा है, और ये जो नीचे वाला टेट्रा 1 है ये कॉलम्स को एंड कर रहा है। तो आपको पता है कि जब हम 1 के साथ एंड करते हैं तो उस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लेकिन जब ज़ीरोज़ के साथ एंड करते हैं तो वो चीज़ मास्किंग, इसको बिट मास्किंग कहते हैं, तो वो परमानेंटली वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे जो रो ज़ीरो है उसको हम परमानेंटली ज़ीरो कर रहे हैं, बाकी सारे रोज़ को 1 कर रहे हैं, और सारे कॉलम्स को भी उसको 1 कर रहे हैं, 1 के साथ एंड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब ये कर रहे हैं, अगर मैं इन सबको तो हम बेसिकली D0 को 0 कर रहे हैं, D0 को 0, और बाकी सारे कॉलम्स को भी हमने 1 के साथ एंड किया हुआ है। तो D0 को 0 करने के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि अब ये D0 0 है, अगर A3 2 1 और 0 में से कोई चीज़ कोई बटन प्रेस हुआ होगा तो हमें यहाँ पे एक कॉलम उससे कोरस्पॉन्डिंग, अगर 3 प्रेस है तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, अगर 2 प्रेस्ड है तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, अगर ये 1 प्रेस है तो D1 पे 0 आ रहा होगा, और ये 0 प्रेस्ड है तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा। तो D0 या रो 0 को हमने जब 0 किया तो हम सारे कॉलम्स को चेक करेंगे। अगर सारे कॉलम्स हमें 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स इस कॉलम में कोई भी स्विच प्रेस नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी एक कॉलम पे भी 0 आ रहा है तो इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 पे 0 आता है तो इट मीन्स कि रो 0 और कॉलम 2 के अंदर जो स्विच है वो प्रेस हुआ है। तो हमें इस तरह ये स्विच हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं कि पहले मेक श्योर कर रही हैं कि इस ये एंड की जो इंस्ट्रक्शन है मेक श्योर कर रही है कि जो रो 0 है सिर्फ उस पर ग्राउंड हो, और उसके बाद ये और की जो इंस्ट्रक्शन है ये मेक श्योर कर रही है कि जो रो 2 रो 3 और रो 1 है वो 1 हो जाए। ये इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो रोज़ R1 R2 और R3 की जो रोज़ हैं जब आप 1 के साथ उनको और करेंगे तो उनका पहले वाला स्टेटस चाहे 0 है चाहे 1 है, 1 के साथ और होने के बाद वो हमेशा के लिए परमानेंट वो 1 हो जाएंगे। तो इससे हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि सिर्फ जो 0 है वो एक टाइम पे एक ही रो पे जाएगा। तो ये जो 2 लाइंस हैं, ये जो लाइनें हमने लिखी हुई हैं, इन 2 लाइनों का पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि एक रो जो कि इस केस में रो 0 है उसको 0 करना, बाकी जो रोज़ हैं उनको 1 करना, और कॉलम्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कॉलम्स में हमारा जो स्विच है जो स्विच प्रेस है उसका स्टेटस कॉलम्स के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम सारे कॉलम्स को टेट्रा 1 के साथ एंड कर रहे हैं, तो टेट्रा 1 के साथ कॉलम्स को एंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस इंस्ट्रक्शन में सारे के सारे कॉलम 0 के साथ और हो रहे हैं, तो 0 के साथ भी और कोई चीज़ हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इन 2 जो रोज़ हैं ये आगे बार बार हमने यूज़ करनी है, तो मैं इसका कमेंट लिख देता हूँ, अबव 2 इंस्ट्रक्शंस are not changing the status of column pins। तो वे कर क्या रही हैं, जस्ट R0 को 0 कर रही हैं, बाकी R1 R2 R3 को 1 कर रही हैं। तो ये 2 जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रोज़ 0 पर 0 अप्लाई कर रही हैं, और बाकी सारी की सारी रोज़ को 1 कर रही हैं, और कॉलम्स को ये चेंज नहीं कर रही, क्योंकि कॉलम्स को तो हमने मॉनिटर करना है कि कौन सा जो कॉलम है वो हमें लॉजिक 0 दे रहा है। तो जिस कॉलम पे लॉजिक 0 आ रही है इट मीन्स उस कॉलम का जो स्विच है वो प्रेस हो गया है। ओके, तो अब ये 2 इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होंगी तो इनके एग्जीक्यूट होने से रो 0 0 होगी और रो 1 2 3 1 होगी। तो ये बेसिकली हमारा ये स्टेटस बन गया। रीड ऑल कॉलम्स, तो इन 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो रो कॉलम या पोर्ट का स्टेटस है उसको हमने ए के अंदर डाल दिया।
अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू के ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, रो 0 को ग्राउंड करने के बाद और R1 2 3 को 1 करने के बाद, अगर इन सब पे फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 1 1 0, रो 1 0 0 है और सारे कॉलम से 1 आ रहा है। अगर सारे कॉलम से 1 आ रहा है तो इट मीन्स कि रो 0 के अंदर कोई भी कॉलम या कोई भी स्विच प्रेस नहीं किया गया। अगर इनमें से एक भी 0 आ जाता है तो इट मीन्स के रो 0 के अंदर कोई कॉलम प्रेस हुआ है। तो यहाँ पे वही कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ए की जो वैल्यू है वो 1 1 1 0 के रो 3 1 है, रो 2 1 है, रो 1 1 है और रो 0 0 है और सारे कॉलम 1 हैं कि R1 R2 R3 1 है, R0 0 है और सारे कॉलम्स 1 हैं। तो अगर सारे कॉलम्स 1 हैं तो इट मीन्स के कोई भी कॉलम रो 0 के अंदर प्रेस नहीं हुआ। लेकिन अगर इन सारे कॉलम्स में 1 होने की बजाय कोई एक आध भी 0 आ गया कि ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ए की वैल्यू अगर 1 1 0 और टेट्रा 1 की इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि इसमें कोई एक आध 0 आ गया होगा स्विच कॉलम के प्रेस करने से। अगर वो 0 आ गया है तो आप जस्ट क्या करें, आपको ये पता चल गया है कि रो 0 के अंदर वो स्विच जो कॉलम का प्रेस हुआ है बटन वो रो 0 के अंदर है। फिर हम आगे उसका कॉलम नंबर फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली लॉजिक है कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे इस वैल्यू की इक्वल आ जाती है तो ये नीचे वाला कोड रन होगा। अगर ए की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स रो 0 में कोई नंबर या कोई बटन प्रेस हो गया। अब अगर ए की वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स के ए के ऊपर कोई नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर ए 1 1 1 0 आ जाता है रोज़ के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर टेट्रा 1 आ जाता है तो इट मीन्स के रो 0 के अंदर कॉलम 1 कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ। तो अब आप यही काम नेक्स्ट रो के लिए करेंगे। तो ये देखें, पहले हमने रो 0 को 0 किया था। अगर ये ए इक्वल है इसके तो अब ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और इसमें ये ऊपर वाली लाइंस रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जस्ट पहले हम रो 0 को 0 कर रहे थे तो अब हमने रो कि ये वाला जो 0 है अब इसको 1 कर दिया और अब इस 1 को 0 कर दिया और यही काम दोबारा रिपीट किया। तो ये अब इस तरह ये रिपीट कर रहे हैं। रो 1 के लिए यही लॉजिक, ये रो 2 के लिए लॉजिक और ये रो 3 के लिए लॉजिक। और ये दोबारा हम अगर ये कोई भी किसी भी रो में बटन प्रेस नहीं हुआ तो स्टार्ट के पी यहाँ से दोबारा हम उसको ये लॉजिक स्टार्ट से चेक करेंगे। ओके, अब अज्यूम करें कि ये ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं थी तो इट मीन्स के कोई कॉलम प्रेस हुआ था तो हम रो 0 के ऊपर चलेंगे। इसी तरह अगर ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई तो हम रो 1 के ऊपर चलेंगे। तो अब अगर अज्यूम करें कि ए की वैल्यू इसके इक्वल नहीं थी तो रो 0 के ऊपर कोई हमें पता चल गया था कि जो रो 0 है उसके अंदर कोई कॉलम वो प्रेस हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर रो 0 के अंदर हमें पता चल गया कि वो 1 1 0 और टेट्रा 1 की इक्वल ए की वैल्यू नहीं आ रही तो इट मीन्स रो 0 के ऊपर हमें पता चल गया कि कोई जो नंबर प्रेस हुआ है वो रो 0 के अंदर है। तो इसके लिए हम रो 0 लेबल के अंदर आ गए, हमने DPTR रजिस्टर के अंदर रो 0 का एड्रेस पुट कर दिया और रो 0 के अंदर हमने जो कीपैड के ऊपर नंबर्स हैं वो डिफाइन कर दिए। रो 0 उसका फर्स्ट एलिमेंट है 7 तो ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है 7। ये कीपैड को फ्लिप किया हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लिप, अदरवाइज ये सारे ये भी इधर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखें जी ये वाला। तो ये रो 0 है, ये रो 1 है, रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और सर्किट में इसको इस तरह फ्लिप किया हुआ है। तो अदरवाइज ये 7 इधर आ रहा है। तो ये ओरिजिनल है, ये जो नंबरिंग यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है रो 0 में ये वाला रो 0 के जो एलिमेंट्स हैं 7 8 9 और ये परसेंटेज। तो ये देखिए 7 8 9 और ये डिवीजन का ये साइन है। तो इसके हिसाब से वो किया हुआ है।
तो रो ज़ीरो उसका फर्स्ट एलिमेंट है जो कि कॉलम वन। अगर हम इसको देख लें, ये रो ज़ीरो है, कॉलम वन है। इस तरह ये रो ज़ीरो कॉलम टू, रो थ्री कॉलम, रो ज़ीरो कॉलम थ्री, रो ज़ीरो कॉलम फोर। तो ये रो ज़ीरो का डाटा है। रो ज़ीरो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम में ये है। अब अज्यूम करेंगे वो रो ज़ीरो हमारे पास डिटेक्ट हो गई थी, तो हम कर रहे हैं जी DPTR, रो ज़ीरो का एड्रेस दे रहे हैं DPTR के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रो ज़ीरो का, जो कि यहाँ पे 7 है, इसका एड्रेस चला जाएगा DPTR के अंदर। अब हमारे पास जो रो हमने फाइंड की थी उसका एड्रेस आ गया DPTR के अंदर, डाटा पॉइंटर रजिस्टर के अंदर। अब जस्ट हमने ये फाइंड करना है कि वो कॉलम कौन सा है जहाँ पे वो स्विच प्रेस किया गया था, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो यहाँ से हम रो का एड्रेस फाइंड करने के बाद हम SJump फाइंड के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे फाइंड के अंदर हम आ गए इस लेवल के अंदर। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, वो कि हम किस तरह फाइंड करें कि रो को डिटेक्ट करने के बाद कि रो ज़ीरो के अंदर बटन प्रेस हुआ है। अब हम कैसे फाइंड करें कि वो कौन से कॉलम के अंदर प्रेस हुआ है, कॉलम नंबर कैसे फाइंड करें। तो उसकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये था, कॉलम्स की ये वाली वैल्यूज़ आ रही थी। जब कॉलम प्रेस होगा तो एक एलिमेंट को एक का ज़ीरो होगा। अज्यूम करें कि ये वाला कॉलम ज़ीरो है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं जी, फाइंड कॉलम्स, मूव कॉलम बिट, कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं, ये जो कॉलम के 1101 वैल्यूज़ हैं, मूव बिट बाय बिट इनटू द CF रजिस्टर, के जो कॉलम की ये जो बिट्स हैं इनको CF रजिस्टर के अंदर 1 by 1 करके मूव करवाएं एंड डिटेक्ट व्हेन CF इज़ ज़ीरो। और ये आप कॉलम की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक एक करके कैरी फ्लैग के अंदर मूव करें और चेक करें कि कब कैरी फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो जब कैरी फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर वाला कॉलम वो हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम कैरी फ्लैग के अंदर ये 1 जाएगा तो कैरी फ्लैग 1 होगा। सेकंड टाइम कैरी फ्लैग के अंदर ये 0 जाएगा तो उस टाइम हमें पता चल जाएगा, जैसे ही कैरी फ्लैग 0 आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूसरी दफ़ा कैरी फ्लैग के अंदर वैल्यू गई है तो दूसरे कॉलम के अंदर वो स्विच प्रेस हुआ है। तो यहाँ पे ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की गई है कि रोटेट राइट विद कैरी, कि जो ए की वैल्यूज़ हैं, ए के अंदर हमारे पास पहले रोज़ की एड्रेस पड़े हुए 1100 और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं अज्यूम करूँ कि फर्स्ट रो के अंदर डिटेक्शन हुई है तो ए के अंदर कुछ इस तरह का नंबर पड़ा होगा। ये फर्स्ट 4 वैल्यूज़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये सेकंड 4 वैल्यूज़ कॉलम्स को के करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये ए के अंदर पड़ा हुआ सारा का सारा डाटा, तो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं इस डाटा को कैरी फ्लैग के अंदर। यहाँ से डाटा ये इधर जा रहा है और यहाँ से बिट बाय बिट ये डाटा जा रहा है जी CF फ्लैग, ये कैरी फ्लैग के अंदर। तो पहली दफ़ा जब कैरी फ्लैग आया, कैरी फ्लैग में जब ये राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 कैरी फ्लैग के अंदर जाएगा। तो 1 जाएगा, हमने 1 को डिटेक्ट नहीं करना, हमने 0 को डिटेक्ट करना है क्योंकि 0 शो कर रहा है कि कौन से कॉलम के अंदर वो स्विच प्रेस हुआ है। तो दूसरी दफ़ा इस 1 की जगह कैरी फ्लैग ओवरराइड होगा और इसकी जगह 0 आ जाएगा। और जितनी दफ़ा हम रोटेट राइट करेंगे हम DPTR को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। पहली दफ़ा DPTR फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा DPTR 7 को इनिशली पॉइंट आउट कर रहा है, DPTR उसकी रजिस्टर की इस 7 का एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा है। अब अज्यूम करें कि
सी एफ फ्लैग की वैल्यू 1 है तो डी पी टी आर में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वो 8 का पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा, और अगर 0 आता है तो इसको 8 को डिस्प्ले कर देगा। अगर इस सेकंड टाइम भी सी एफ फ्लैग की वैल्यू 1 आती है तो वो 1 को इंक्रीमेंट होकर 9 को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह जहाँ पे वैल्यू 0 आएगी वो उस नंबर को डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे जो ये है जी रोटेट कैरी राइट, ए रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं विद कैरी फ्लैग, और जे एन सी अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि हमने वो पता चलेगा कौन से कॉलम हमारा है, कॉलम मैच हो गया। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो हम डी पी टी आर को इंक्रीमेंट कर देंगे, और एस जंप फाइंड और ये काम तब तक करते रहेंगे। बेसिकली मैक्सिमम ये 4 टाइम्स रिपीट होगा क्योंकि ए की ये जो कॉलम की 4 वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 आएगी हम मैच लेबल के ऊपर चले जाएंगे, और जब तक 0 नहीं आएगी तो इसी के अंदर वो ए रजिस्टर को रोटेट राइट करता रहेगा। तो अब अज्यूम करें कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 आ गई तो डी पी टी आर क्योंकि साथ साथ इंक्रीमेंट कर रहा है तो ए को हमने क्लियर कर दिया, मूव सी ए क्लियर है, तो डी पी टी आर के एड्रेस के ऊपर जो भी जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो मूव सी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए अब ए रजिस्टर के अंदर आएगी। अब आगे हमने जो एल सी डी का फंक्शन पढ़ा था डाटा डिस्प्ले, वो फंक्शन क्या करता है कि ए रजिस्टर के अंदर जो भी आस्की वैल्यू आती है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो आगे हमने वो वाला फंक्शन कॉल कर लिया एल सी डी का फंक्शन, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, और ये रिटर्न है फॉर दिस कीपैड इंटरफेसिंग। तो अब ये ए कॉल डाटा डिस्प्ले, ए के अंदर हमारे पास यहाँ से आस्की आया लुकअप टेबल से, और वो ए के अंदर आस्की है तो आगे डाटा डिस्प्ले फंक्शन उसका काम ही यही है कि वो ए के अंदर जो आस्की आ रहा है उसको प्रिंट करवाए एलसीडी के ऊपर, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। और जब रिटर्न करके आएंगे एस जम्प के पी आई यहाँ पे, तो ये दोबारा यहाँ पे जंप करेगा के पी आई के ऊपर, दोबारा हम फाइंड करेंगे कोई और नंबर प्रेस हुआ, जो नंबर प्रेस होता रहेगा वो बार बार अब डिस्प्ले में आता रहेगा। तो अब चेक करते हैं इस कोड की वर्किंग को ज़रा। तो कोड काम कर रहा है। अब मैं इसकी वर्किंग, इसकी एक्स फाइल डालता हूँ यहाँ पे प्रोटीस में। तो ये इनिशियली हमने मैसेज लिखा हुआ है MPS 2020। तो ये LCD इंटरफेसिंग ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो इनिशियल मैसेज जो है ये वाला ये डिस्प्ले में आ गया। अब हम इस फंक्शन के ऊपर मौजूद हैं, ये एक कॉल कीपैड इंटरफेसिंग वाला फंक्शन, क्योंकि अभी तक हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया, तो अभी तक वो प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे वेट कर रहा होगा। यहाँ पर सारी कीज़ इनिशियली ओपन थी। अब इनिशियली क्योंकि सारे कॉलम्स हैं, कोई भी बटन प्रेस नहीं हुआ तो सारे कॉलम्स 1 आ रहे होंगे, और जब तक कॉलम्स 1 हैं तो हम इसी लेबल के ऊपर रहेंगे। अब जैसे ही मैं कोई बटन प्रेस करूँगा उसका वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है अपना LCD के ऊपर कीपैड से कोई नंबर डिस्प्ले करके इसको LCD के ऊपर वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये कोड बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कोड है सिंपल, LCD कीपैड से इनपुट लेना और उस डाटा को डिस्प्ले करवा देना LCD के ऊपर, और इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं अपना कोई और किसी प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर। तो बेसिकली ये दो फंक्शंस आपके सेम रहेंगे। मेन जो अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एडिटिंग करना पड़ेगी कि मूव ए कॉल, कि यहाँ पे जो भी नंबर प्रेस हो रहा है वो ए रजिस्टर के अंदर आ रहा है,
यहाँ पे अगर आप देखें रजिस्टर ए now contains the ASCII of the number pressed from कीपैड। जो कीपैड का सारा फंक्शन है वो ए के अंदर फाइनली वो दे रहा है कि जो नंबर प्रेस हुआ है। अब आगे इस ए की वैल्यू को हम डाटा डिस्प्ले फंक्शन में पास कर रहे हैं जो इसको डिस्प्ले कर रहा है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।